तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर आज की बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनधारी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को बता दें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक नया फैसला आ चुका है। जितने भी ईपीएस 95 पेंशनधारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल पे नए तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को जोड़ दबाएं ताकि आगे से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहे। और दोस्तों आप सभी दो काम जो करना है आप सभी को, एक तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, दूसरा करना है इस वीडियो को शेयर करना है। ईपीएस 95 पेंशनधारी जितने भी आपके कांटेक्ट में हो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये न्यूज़ पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी अपडेट होती है आप सभी को लाइव बताया जाता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8 दिसंबर 2020 की अभी लेटेस्ट अपडेट आ रही है निकल के। 8 दिसंबर 2020 एनएसी का राष्ट्रीय स्तर पर महासंपर्क अभियान बजट 2021 में पेंशन वृद्धि के आसार। आप सभी बता दें आप सभी जो बजट आने वाला है 2021 में उसमें पेंशन वृद्धि के लिए यहाँ पे कई सारी बैठकें आज की गई। आप लोग पूरा यहाँ पे फैसला देख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी की ओर से महासंपर्क अभियान की घोषणा की गई थी और एक चार्ट जारी करते हुए एनएसी के सभी पदाधिकारियों को अलग अलग नेताओं, मंत्रियों, संसद सदस्यों, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और श्रम मंत्री आदि से संपर्क कर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लिए संपर्क महाअभियान चलाए जाने की घोषणा की गई थी। यह महासंपर्क अभियान दिनांक 7/12/2020 से 31/1/2021 तक चलाया जाएगा, जिसका चार्ट आप नीचे देख सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी बता दें एक संपर्क महाअभियान चलाया जा रहा है यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनरों द्वारा, जिसमें आप सभी की जो मांगे हैं आप सभी के प्रधानमंत्री के पास यहाँ पे पहुंचाई जाने को यहाँ पे 200 इसीलिए यहाँ पे मांगों को रखा जाएगा। आपको बता दें जो आपका बजट आने वाला है 2021 में उसमें आपकी ईपीएस 95 की जितनी भी मांगे हैं उसमें 200 उसको रखा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी की वृद्धि संभव है। ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन क्यों और क्या है ईपीएफ पेंशन स्कीम में खामियां। दोस्तों आपको बता दूं देश के 65 लाख से ज्यादा वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा पिछले कई सालों से अपनी पेंशन वृद्धि के लिए मांगे की जा रही है। इन पेंशन धारकों के द्वारा ग्रामीण स्तर से लेकर तहसील, जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार धरना आंदोलन ज्ञापन दिए गए हैं। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा गठित होशियारी कमेटी ने ही अपनी रिपोर्ट पेंशन वृद्धि के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में सुनाया है। इसके बावजूद पेंशनर्स यही इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन वृद्धि कब होगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पोस्ट में ईपीएफ पेंशन स्कीम और ईपीएस 95 पेंशन के बारे में विस्तार से, और जानेंगे ऐसा क्या कारण है जो वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स 60 से 80 वर्ष की उम्र में सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है। ईपीएस 95 पेंशन क्या है? दोस्तों आपको बता दूं ईपीएफ पेंशन स्कीम को पीएफ पेंशन योजना, ईपीएस पेंशन योजना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना, ईपीएस 95 जैसे कई नामों से जाना जाता है, जिसे 16 नवंबर 1995 को ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लॉन्च किया गया था। यह एक पेंशन स्कीम है जो प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायर के बाद भी जीवन यापन के सारे उद्देश्य से बनाई गई है, जो कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराती है। ईपीएफओ में जिन कर्मचारियों का खाता होता है उन्हें अपनी सैलरी बेसिक प्लस डीए का 12% पैसा ईपीएफ में जमा करवाना होता है। साथ ही उतना पैसा उस कंपनी के लिए एम्प्लॉयज को भी जमा करवाना होता है जिस कंपनी में वे कर्मचारी कार्यरत है, यानी 12% एम्प्लॉयज भी जमा करेगा। इसी तरह से हर महीने कर्मचारी का ईपीएफ खाता में 24% पैसा जमा होता है, जिसमें से एम्प्लॉयज की सैलरी बेसिक प्लस डीए का 12% पैसा ईपीएफ और एम्प्लॉयर यानी उस कंपनी की नियोक्ता द्वारा जमा किए गए हैं। 12% पैसे दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें से 3.67% ईपीएफ में ही जाता है और बचा हुआ पैसा 8.33% पैसा ईपीएफ पेंशन स्कीम ईपीएस में जमा होते हैं। तो दोस्तों जब कर्मचारी ईपीएफओ में 10 साल या उससे अधिक का अंशदान जमा करवा देता है तो एक निश्चित गणना ईपीएफ पेंशन कैलकुलेशन के आधार पर है। उस कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष 50 वर्ष की उम्र के बाद यदि कर्मचारी चाहे तो होने पर भी उसे ईपीएफ पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है। अभी दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ आपको बता दूं, इस योजना में कर्मचारी को रिटायर के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती है। उसके पेंशन कैलकुलेशन के हिसाब से इस पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे व्यक्ति को खुद का पैसा नहीं लगाना होता है, बल्कि नियोक्ता द्वारा जमा किया जा रहा है। 12% में से 8.33% पैसा इस योजना में होता है। तो दोस्तों ईपीएफ पेंशन स्कीम में जो 58 वर्ष की उम्र के होने के बाद ही पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन यदि
व्यक्ति चाहे तो 50 साल की उम्र में से भी ये लाभ ले सकता है, परंतु ऐसा करने पर कर्मचारियों को कम पेंशन मिलती है। यदि कर्मचारी ने 20 साल की सेवा दी है तो 2 साल का अलग से बोनस दिया जाता है। यदि पेंशन लेने की उम्र 58 साल से पहले कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो इस पेंशन का लाभ उस कर्मचारी को पत्नी या पति या नॉमिनी को दिया जाता है। मृत कर्मचारी की पेंशन लेने के लिए यदि पति पत्नी नहीं है तो उनके 2 बच्चों को जिनकी उम्र 25 साल से कम है उन्हें पेंशन का पैसा दिया जाता है। मृत कर्मचारी की पेंशन लेने के लिए यदि पति पत्नी नहीं है तो उनके 2 बच्चों को जिनकी उम्र 25 साल से उन्हें पेंशन का पैसा दिया जाता है दोस्तों। और ईपीएफ पेंशन स्कीम जैसे कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में यदि मृत कर्मचारी एम्प्लॉय या चाहे एम्प्लॉय की पेंशन लेने के पति या पत्नी नहीं है तो जो 2 बच्चे उनकी उम्र 25 से ज्यादा है इस समय पर तीसरे बच्चे को पेंशन का पैसा दिया जाता है। वर्ष 2014 के बाद ईपीएफ पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये सुनिश्चित किया गया है और ईपीएफ पेंशन स्कीम बुढ़ापे का सहारा है। अभी क्या है ईपीएफ पेंशन और ईपीएस पेंशन योजना में खामियां हैं और ईपीएस रेडियो पेंशन आंदोलन क्यों है। हाल ही में दोस्तों ईपीएस रेडियो पेंशन की मांगों के लिए संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी की ओर से एक बैनर जारी कर बताया गया है कि आखिर क्यों ईपीएस रेडियो पेंशन आंदोलन करने को मजबूर है। ईपीएफ पेंशन स्कीम में पत्नी या प्रति माह 417, 541, 1250 रुपये 30 से 35 वर्ष जमा कराने के बावजूद भी अधिकतर पेंशनर्स को केवल 250 से 2500 तक ही पेंशन मिल रही है। तो ईपीएफ पेंशन स्कीम में जमा पूंजी पर ब्याज की कोई सुविधा नहीं है और जमा पूंजी वापसी की गारंटी भी वर्ष 2008 से हटा दी गई है। तो ईपीएफ पेंशन स्कीम ईपीएस 95 पेंशन गणना के मामले में वर्ष 1995 से पहले की गणना का आधार नहीं है। 1000 न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बावजूद अलग अलग नियमों के तहत 28 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन से पेंशन धारकों को वंचित रखा गया है। वर्ष 2014 में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। सितंबर 2014 में ईपीएफ पेंशन कैलकुलेशन में पिछले 12 महीनों के औसतन वेतन की जगह पिछले 60 महीने के औसतन वेतन पर ईपीएस रेडियो पेंशन की गणना का प्रावधान किया गया है। एक्सपर्ट कमिटी और पुशियारी कमेटी की सिफारिश के बाद न्यूनतम पेंशन में वृद्धि नहीं कर एक और जो हाई इंपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर देरी की जा रही है। तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सैकड़ों आंदोलन। बुल्डाना महाराष्ट्र में जारी 714 दिनों से कर्मी अनशन व सब मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो दोस्तों ईपीएस रेडियो पेंशन धारकों की प्रमुख मांगे आपको बता दूं, ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया अंतरिम पत्र 31/5/2017 को रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वास्तविक वेतन में महंगाई पर पेंशन दी जाए। ईपीएस 95 पेंशनर्स को कम से कम 7,500 रुपये बेसिक महंगाई भत्ता दिया जाए। सभी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी और उनके परिवारों को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है उन्हें योजना का सदस्य बनाया जाए या फिर उनको 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत